हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग जनजातीय समाज से संबंधित कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जनजातीय समाज के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, लेकिन उस लेक्चर में हम लोगों ने जनजातीय समाज क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स थे उनके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जनजातीय समाज सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके लिए इस लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के लेक्चर में आप लोगों को जनजातीय समाज से संबंधित आंकड़े और फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो लेक्चर है उसको मिस मत करिएगा। आप लोग ज़रूर शुरू से लेके और लास्ट तक आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जो भी इसमें आंकड़े और डाटा हैं उनको आप लोग नोट डाउन करिएगा। इसके साथ ही एक बात और भी कहना चाहूँगी कि या इस आज के लेक्चर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोगों को सन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सन याद रखें। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी नाम आंदोलनों से संबंधित हैं वो नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें कुछ ऐसे नाम पूछ दिए जाएंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता रहेगा कि यह किससे संबंधित है। तो कम से कम सन ना याद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को नाम जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत में जनजातीय समुदाय संख्या एवं वितरण की दृष्टि से देखते हैं कि आखिर में इनकी संख्या और या किन किन एरियाज में कैसे पाए जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या 6.758 करोड़ रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस समय की कुल आबादी की 8.08% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो 2011 की जनगणना है ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक जो भी आंकड़े पूछे जा रहे हैं वह 2011 की जनगणना से ही संबंधित पूछे जा रहे हैं, जब तक कि नई जनगणना के आंकड़े ना आ जाएं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वह 10.4 करोड़ है। अर्थात कुल आबादी की 8.6% जनजातीय जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जो जनसंख्या है वह टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 8.6% है। अगर टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये है 10.4 करोड़। अब अगर विश्व पटल पे देखें तो विश्व में प्रथम स्थान जो है जनजातीय समुदाय की वह अफ्रीका में पाई जाती है और द्वितीय स्थान भारत का है। आदिवासी जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है और 1930 ईस्वी में ठक्कर बापा के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि जो आदिवासी शब्द है वह किस भाषा का है या किस भाषा से संबंधित है और इसको किसने प्रयोग किया था पहली बार। तो ठक्कर बापा ने 1930 में इसको प्रयोग किया था। मिजोरम में राज्य की कुल जनसंख्या का 95%, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आंकड़े कि जो मिजोरम राज्य है यहाँ पे वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसका 95% अकेले सिर्फ जनजातीय समाज पाई जाती है। अर्थात मिजोरम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातीय समाज की है। नागालैंड में 89%, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों में 80% देखने को मिलती है। त्रिपुरा में 70%, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 23% हमें देखने को मिलती है यह आंकड़े। राजस्थान में 12%, असम और बिहार में
10% जनजाति लोग निवास करते हैं। संख्या में अगर सर्वाधिक गोंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 स्टेट हैं, 3 राज्य जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, ये तीनों राज्य जो हैं यहाँ पे गोंड जो जनजाति होती है वह सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। इससे आप लोगों को एक और भी फैक्ट्स याद करने में मिलेगा कि जो गोंड जनजाति है वह आखिर में किस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश हमें भारत के बीच का हिस्सा देखने को मिल रहा है। यहीं पे महाराष्ट्र सटे हुए आंध्रा है। अगर जैसे मान लेते हैं, हमें अच्छे से नक्शा तो नहीं बनाने आता है बट फिर भी ठीक है, एक जस्ट समझाने के लिए ट्राई करते हैं कि ये बहुत गंदा बना है। मैं रुकिए एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। मेरी एक्चुअली इससे आदत है नहीं तो इसलिए ठीक है। ये जैसे हम मान लेते हैं, ये ऐसे हम लेके आ गए, ये हो गया गुजरात का हिस्सा। ठीक है, ओके ओके। अगर मान लेते हैं, आप लोग हमें माफ़ करिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पा रही हूँ बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ये हमारा ऊपर का हो गया, ये हो गया, ओके ओके, ठीक है, ओके। यहाँ से हम बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मध्य भारत का हिस्सा है और यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया है। ये महाराष्ट्र का है, ये मध्य भारत है और ये आंध्र प्रदेश है आपका। तो ये हमें आप लोगों को एक मानचित्र से समझने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सारे एरिया में जो गोंड जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहीं पे अगर हम भील की बात करें कि भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे हम अगर मध्य प्रदेश ले लें, ये महाराष्ट्र के एरिया ले लेते हैं और ये हमारा गुजरात और इधर में राजस्थान। तो ये जो एरिया सारा हमें देखने को मिलता है, ये एरिया में हमें भील ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे कम संख्या वाली अगर कोई जनजाति है तो ये अंडमानी है और इसमें सिर्फ संख्या अब 19 बच गई है। धर्म की दृष्टि से अगर देखें तो 89% हिंदू धर्म को मानने वाले जनजातीय लोग हैं, 5.5% ईसाई लोग हैं, 0.3% बौद्ध लोग, 0.2% मुसलमान और 5% में अन्य लोगों को हम रख सकते हैं। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से कि आखिर में भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार से जो जनजातीय समाज है वो बटा हुआ है, तो इसकी दृष्टि से एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय लोगों को 4 क्षेत्रों में बांटा है। यहाँ पे एक फैक्ट्स और निकल के आता है कि एलपी विद्यार्थी का नाम हम जनजातीय समाज के अध्ययन के रूप में जोड़ के देख सकते हैं। अर्थात एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय लोगों का अध्ययन किया था और इन्होंने इन जनजातीय लोगों को 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहला जो ये है हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र में इन्होंने माना है कि जम्मू कश्मीर का एरिया आता है। हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो भोट हैं, गुर्जर हैं और गादी हैं। ये भी आप लोगों के फैक्ट्स हैं, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन रखिएगा क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि जो भोट जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है या फिर गादी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ऐसी जनजातियां हमें विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनमें बहुत ही कम देखने को मिली हैं। तो इसलिए मेरा ये मेन उद्देश्य था कि आप लोगों को भी ये सारे डाटा मिले, आप लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो कि हिमालयन क्षेत्र में आता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है जिसमें थारू जनजाति पाई जाती है, असम में मिजो, गारो, खासी, ये तीनों जनजातियां, मेघालय, नागालैंड, इनमें नागा जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में माओ, त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति। तो इस प्रकार से ये हिमालयन क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं। हिमालयन क्षेत्र में हमने
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको एलपी विद्यार्थी ने हिमालयन क्षेत्र में रखा है। और इस क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का 11% जो जनजातीय समाज है वो निवास करता है। दूसरा क्षेत्र इन्होंने कहा है कि मध्य भारत क्षेत्र है। मध्य भारत क्षेत्र में इन्होंने माना है कि जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, अब बिहार में संथाल, मुंडा, ओरांव और हो जनजातियां पाई जाती हैं। वहीं पर उड़ीसा में खोंड और गोंड जनजातियां देखने को मिलती हैं। देश की कुल जनसंख्या का यह 57% यहाँ पे जनजातीय समाज जो है वह निवास करती है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये भी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो जनजातीय हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये मध्य भारत क्षेत्र है। यहाँ पे अकेले पूरे भारत के 57% जनजातीय पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तीसरा क्षेत्र इन्होंने पश्चिमी भारत क्षेत्र बताया है, और जिसमें भील, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पे ये राजस्थान है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि राजस्थान में भील, मीणा और गरासिया ये जनजातियां पाई जाती हैं। गुजरात में भील, दुबला और घोदिया जनजाति पाई जाती है। यहीं पे महाराष्ट्र में भील, कोली, महादेव, कोकना ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे एक नाम आप लोगों को काफ़ी फेमस पहचान में आ रहा होगा, कोली जनजाति। और कोली जनजाति का नाम जुड़ा हुआ है हमारे भारतीय समाजशास्त्र के पिता घुर्ये से। तो घुर्ये ने महाराष्ट्र के कोली जनजाति का अध्ययन किया था। देश की कुल जनसंख्या का यह 25% जनजातीय समुदाय जो है यहाँ पे निवास करती है। चौथा क्षेत्र इन्होंने दक्षिण भारत क्षेत्र बताया था, और जिसमें आंध्र प्रदेश में इन्होंने गोंड, कोया, कोंडा और दोवाई ये जनजातियां निवास करती हैं। वहीं पर कर्नाटक में नैकदा और मराठी जनजाति के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु में इरुला जनजाति और टोडा जनजाति के बारे में जो एलपी विद्यार्थी हैं उन्होंने बताया है। टोडा जनजाति जो होती है यह तमिलनाडु में निवास करती है, और तमिलनाडु में कहाँ पे, ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये निवास करती हैं। केरल में इन्होंने पुलियन और पनलयन जनजातियों के बारे में जिक्र किया है, और देश की कुल जनसंख्या का 7% जो जनसंख्या है जनजातीय समुदाय का वो दक्षिण भारत क्षेत्र में निवास करता है। अब यहाँ पर हम लोग जनजातीय आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रही थी, और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जितने विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह देखने को मिल रहे हैं, तो उससे संबंधित सन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं ये डाटा इकट्ठा कर रही थी तो ये मैंने विकिपीडिया से ये डाटा उठाया है, और चूंकि विकिपीडिया में ये जो डाटा थे, जो ईयर्स थे, ये वहाँ पे मेंशन थे, तो मुझे लगा कि मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत साथी होते हैं जो कि बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक मैटर को कवर करना चाहते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर हमारे वे साथी जिनको लगता है कि इतने सारे सन कैसे याद किए जाएंगे, और ये सच्चाई भी है कि हम इतने सारे सन को याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इसके सन भी याद रखिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें जो नाम दिए गए हैं, कुछ जैसे हलवा विद्रोह है, चूअर विद्रोह है, या चकमा विद्रोह है, इस टाइप के जो नाम हैं, ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि जो हलवा विद्रोह है यह किससे संबंधित है। तो
कम से कम आप लोगों को ये नाम याद रखिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के सोर्सेज जैसे विकिपीडिया वगैरह होता है, या फिर कुछ जो विश्वसनीय पुस्तकें होती हैं तो उनसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग इसको एक बार जस्ट देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ये जो नाम है ये तो हम लोगों को पता है, क्योंकि भूमिज जो है इस पे अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया था। संथाल है, ये भी जनजाति है, तो ये तो हमें इजी लगेगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये जनजातियों से संबंधित है। लेकिन यहीं पे अगर हल्बा विद्रोह है, चकमा विद्रोह है, चूअर विद्रोह है, बंगाल का विद्रोह है, ये विद्रोह लिखना छूट गया है, विद्रोह है, खुर्दा विद्रोह है, उड़ीसा विद्रोह है। तो इस प्रकार के जो विद्रोह हैं, भील विद्रोह, परलकोट, ये नाम आप लोगों को नया लग सकता है, परलकोट विद्रोह, होंड विद्रोह, मरिया विद्रोह, कोली विद्रोह। तो ये जो है ये जनजातीय आंदोलन रहे हैं, और इनके सामने उनका सन भी मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एक जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है कि प्रथम स्वतंत्रता के लिए विद्रोह जो किया गया था जनजातीय समूहों के द्वारा, वह 1856 से 57 ईस्वी के बीच में किया गया था, और यह सीधू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में किया गया था। ये फैक्ट भी आप लोगों को विकिपीडिया पे मिल जाएगा। गोंड विद्रोह रामजी गोंड के द्वारा 1860 में आदिलाबाद में किया गया था। मुरिया विद्रोह 1876 में, रानी विद्रोह 1878 से 1882 ईस्वी के बीच किया गया था। भूमकल विद्रोह 1910 ईस्वी में, कुकी विद्रोह मणिपुर में किया गया था 1917 से 1919 ईस्वी के बीच में। रंपा विद्रोह जो है ये डफला में 1875 ईस्वी में किया गया था। खासी और गारो विद्रोह 1829 ईस्वी में, कछारी विद्रोह 1839 ईस्वी, भुइयां 1868, और कोंद विद्रोह जो है ये 1817 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ जो ऐसे विद्रोह थे। यहाँ पे एक बार और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सन आप लोगों को याद नहीं रखना है, आप लोग जस्ट ये नाम अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये जो नाम है यह कहीं ना कहीं जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैमरान कैमरान जो है ये, एक मिनट, कैमरान जो है ये एक विचारक हैं, और इन्होंने जनजातीय आंदोलनों को 4 समूहों में बांटा है। पहला जो है ये है प्रतिक्रियावादी, इसको राल्फ लिंटन ने पुनरुत्थानी आंदोलन कहा है। दूसरा इन्होंने रूढ़िवादी आंदोलन कहा है, और इसी को राल्फ लिंटन ने स्थिरतावादी आंदोलन कहा है। तो ये आप लोगों के सामने एक फैक्ट है कि पुनरुत्थानी आंदोलन और स्थिरतावादी आंदोलन के बारे में किसने बात की है, तो ये राल्फ लिंटन ने बात की है। वहीं पे कैमरान इसे प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी के नाम से बताते हैं। तीसरा जो है ये संशोधनकारी है, और चौथा क्रांतिकारी आंदोलन है। यहाँ पे जनजातीय आंदोलनों की अगर बात करें तो सुरजीत सिन्हा ने भी 5 प्रकार की जनजातीय आंदोलनों का जिक्र किया है। इसमें इन्होंने पहला जो बताया है वह है 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासन काल में निजातीय विद्रोही आंदोलन, जैसे कि मुंडा लोगों का बिरसा आंदोलन, 1832 में कोल विद्रोह, 1857 से 58 में संथाल विद्रोह, और 1880 के दशक में नागा विद्रोह। तो ये निजातीय विद्रोह थे। ये कब के? ये जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में था उस समय में लोग जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, निजाती लोग थे, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं की रक्षा के लिए जो विद्रोह किया था। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आंदोलन उस समय इससे संबंधित रहे हैं।
दूसरा जो है ये है उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए सुधारात्मक आंदोलन। ये आंदोलन जो थे वो जो जनजातियां थीं वो उच्च जातियों को देख के कि उनके किस प्रकार से सोचने विचारने के तरीके हैं, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, खान पान का तरीका क्या है। जैसे कि जो उच्च जातियां रहती थीं तो उनके काफ़ी सात्विक जो विचार हैं, रहन सहन है, ऐसे रहते थे। तो उनको देखते हुए इन्होंने उनका अनुसरण करते हुए कि हमें भी अपनी जो जीवनचर्या है या जीवन के रहने के तरीके हैं उनको सुधारना चाहिए। इस प्रकार से कुछ सुधारात्मक आंदोलन चलाए गए थे। तो जैसे कि आराओं में भगत आंदोलन, भूमिजों का वैष्णव आंदोलन और संथालों में खेरवार आंदोलन महत्वपूर्ण है। तीसरा जो प्रकार इन्होंने बताया है वह है स्वतंत्रोत्तर काल में भारतीय संघ के भीतर ही जनजातीय राज्यों के लिए राजनैतिक आंदोलन, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय की बात हो रही है कि जो भारतीय संघ है उसके अंदर ही विभिन्न जो जनजातीय समुदाय थे वो ऐसा चाह रहे थे कि हमारा खुद का अपना कोई राज्य हो। और इस मुद्दे को लेते हुए कुछ राजनीतिक आंदोलन किए गए थे, जैसे कि छोटा नागपुर तथा उड़ीसा में झारखंड आंदोलन। बिहार में भी जो आंदोलन हुए हैं उनको झारखंड आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। चौथा जो प्रकार है वह है पृथकतावादी आंदोलन, जैसे कि नागा तथा मिजो आंदोलन हमें देखने को मिला है। पृथकतावादी आंदोलन जो होता है तो इसमें इन लोगों का मानना होता है कि हमें एक अलग से ही हमें अपना क्षेत्र चाहिए, हमारे कार्य करने के हमारे खुद के तरीके होंगे, उसमें देश का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, हमें अलग कर दो। तो इस प्रकार की सोच जो होती है वह पृथकतावादी आंदोलन के अंतर्गत देखने को मिलती है। पांचवा जो प्रकार इन्होंने बताया है वह है कृषि और शांति से संबंधित आंदोलन, और इसमें नक्सलवादी आंदोलन जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था, बिरसा आंदोलन जो कि 1968 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ था, तो ये देखने को मिला था। ये सुरजीत सिन्हा के द्वारा दिया गया जनजातीय आंदोलनों के प्रकार हैं। तो इस प्रकार से सुरजीत सिन्हा ने भी जनजातीय समुदाय पे अध्ययन किया था और काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था, जिससे कि इन्होंने हम लोग आज जो इनके जो प्रकार इन्होंने बताए जनजातीय आंदोलन के, इससे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से सुरजीत सिन्हा ने काफ़ी डिटेल में जनजातीय समुदाय का अध्ययन किया है। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो होते हैं आखिर में इनमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं। तो संथाल, मुंडा, औराव और भूमिज, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो संथाल जनजाति है वो किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड कैटेगरी में ये आते हैं। वहीं पे मुंडा, औरांव और भूमिज भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। अगर द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ में ओरांव, टोडा और चीचू जनजाति हमें देखने को मिलती है। मंगोलाइड में अगर देखें तो गारो जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे SF नॉडेल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। SF नॉडेल ने जनजातीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए ये परिभाषा दी है कि एक समाज जिसकी भाषाई, सांस्कृतिक व राजनैतिक सीमाएं होती हैं। अर्थात इन्होंने कहा है कि एक जो जनजातीय समुदाय होती है उसकी अपनी कुछ भाषाई सीमा होती है, सांस्कृतिक और राजनैतिक सीमाएं पाई जाती हैं, अर्थात उनकी अपनी एक बाउंड्री होती है, उसी के अंतर्गत वो निवास करते हैं कि उनकी अपनी खुद की कुछ भाषा होगी, कुछ सांस्कृतिक तरीके होते हैं रहन सहन के, और कुछ राजनैतिक सीमाएं होती हैं। तो इसी को उन्होंने कहा है कि एक ऐसा समाज जिसकी भाषाई, सांस्कृतिक व राजनैतिक सीमाएं हों उनको जनजाति कहते हैं। HN बनर्जी का नाम आता है कि इन्होंने 12 भूमि के कोरा जनजाति का अध्ययन किया है, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एलपी विद्यार्थी के बारे में हम लोग अपने भी जस्ट पहले चर्चा किए थे कि एलपी विद्यार्थी ने किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जनजाति समूह का अध्ययन किया है।
तो इनका कहना है कि जो जनजातीय समूह होता है वह जाति व्यवस्था में जोड़ का कार्य करता है और कुछ मामलों में पर प्रत्यय अर्थात प्रीफिक्स का भी कार्य करता है। एस.सी. राय जो हैं ये मुंडा, ओसियों, बिरहोर और खरिया जनजाति का अध्ययन किए हैं। सुरजीत सिन्हा भूमि जनजाति का अध्ययन किए हैं। मजूमदार खासा जनजाति का अध्ययन किए हैं। ये जो जनजाति होती है वो नॉर्दर्न एरिया में अर्थात भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है या फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उनमें खासा जनजाति देखने को मिलती है। एस.सी. दुबे की बात करें तो इन्होंने कमार जनजाति की अध्ययन किए थे। एलपी विद्यार्थी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एलपी विद्यार्थी ने माझी जनजाति का अध्ययन किया है। घुरिये ने कोली जनजाति, महाराष्ट्र के कोली जनजाति का अध्ययन जीएस घुरिये ने किया था। बी एल राय बर्मन की बात करें तो इन्होंने भोट जनजाति का अध्ययन किया था। बी एस गुहा ने अबोर जनजाति का अध्ययन किया था। पेरियर एल्विन, इनसे संबंधित नाम बैगा जनजाति का आता है। इसके साथ ही इन्होंने मारिया जनजाति का भी अध्ययन किया है। यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1960 में अनुसूचित जनजाति आयोग UN ढेबर की अध्यक्षता में आदिवासियों की उन्नति के लिए गठित किया गया था। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि UN ढेबर का नाम अगर आता है तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और ये जो आयोग है वह 1960 में गठित किया गया था। एक महत्वपूर्ण और आखिरी फैक्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1980 में जनजातीय उपनीति बनाई गई थी। इसे हम TSP भी कहते हैं अर्थात ट्राइबल सब प्लान। तो TSP जो बनाई गई थी ये 1980 ईस्वी में बनाई गई थी और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई थी, जिसमें दो बातें थीं। पहली तो ये कि जनजातियों का आर्थिक सामाजिक विकास होना चाहिए और दूसरा जो था वह शोषण से आदिवासियों का बचाव होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को आज की लेक्चर में जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।